नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। नई दिल्ली में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु से अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े उनके अनुभव और चुनौतियों के बारे में विस्तार से बातचीत की और जिसके बाद भारत के इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर पीएम मोदी ने शुभांशु की उपलब्धि पर गर्व जताया, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी। नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई और साथ ही आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में दोनों देशों के बीच 24वें दौर की वार्ता हुई। बैठक में सीमा पर हालात, आपसी व्यापार और भारत चीन के बीच उड़ान सेवाओं की संभावित बहाली समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। गौतम बुद्ध नगर के रात के वक्त जब पुलिस ने सेक्टर 49 के मेघदूतम पार्क तिराहा सेक्टर 50 के पास चेकिंग अभियान चलाया, उसी वक्त सामने एक कार आती दिखाई दी और जिस पर पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने करीब 50 मीटर पहले ही अपनी कार रोक दी और उसमें से दो लोग बाहर निकले और भागने का प्रयास करने लगे। तभी शक होने पर पुलिस ने दोनों युवकों का पीछा किया तो बदमाशों ने अपने आप को गिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और साथ ही इसी दौरान पुलिस ने आत्मसात में जवाबी कार्रवाई की। साथ ही बदमाशों पर गोली चलाई जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और जिसकी पहचान जोगेंद्र तोमर के रूप में हुई है और जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर और 2000 रुपए नगद बरामद किए हैं। 18/19 अगस्त 2025 की देर रात्रि में थाना 49 की पुलिस से सातिर वाहन चोरों के गैंग से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे बदमाश को काम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। घायल बदमाश का नाम जोगेंद्र तोमर है जो मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला है, जबकि जो काम्बिंग दौरान पकड़ा गया उसका नाम दानिश है और वह भी अलीगढ़ का ही मूलतः रहने वाला है। इनके कब्जे से एक सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई जिसको ये वाहन चोरी में प्रयोग करते थे। इन दोनों की निशानदेही पर एक बोलेरो पिकअप गाड़ी तथा कुछ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश जोगेंद्र के ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, जबकि दानिश के ऊपर आधा दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इस गिरोह के अन्य साथियों की पड़ताल की जा रही है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फोरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने लखनऊ में ऐलान किया कि यूपी के सभी जिलों को नई फोरेंसिक यूनिट्स मिलेगी और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हम 75 जनपदों के लिए 75 नई फोरेंसिक यूनिट का शुभारंभ कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया 3 दिवसीय इंटरनेशनल कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 75 मोबाइल फोरेंसिक वैन का फ्लैग ऑफ किया और साथ ही
कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। ये तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर 75 मोबाइल फोरेंसिक वैन का फ्लैग ऑफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है और 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया है। और वही फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। लखनऊ में साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और इस मौके पर सीएम योगी ने यूपी के समस्त जनपद कमिश्नरेट के लिए 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन MFV का फ्लैग ऑफ किया है। पिछले 2 वर्ष की उपलब्धि इस संस्थान के लिए आगे बढ़ने की एक सुदृढ़ नींव को प्रदान करता है। आज की आवश्यकता नहीं। याद रखना, जब भी भारतीय परंपरा में कोई मंथन हुआ, उससे कोई ना कोई अमृत जरूर निकला है। और ये वैदिक कालखंड से परंपराएं चली आई। वैदिक और पौराणिक ज्ञान है, ये किसी न किसी मंथन का परिणाम है। उस मंथन के परिणाम स्वरूप ही हम आज देश के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ के आयोजन को देखते हैं। कुंभ के आयोजन वास्तव में भारत की ज्ञान की परंपरा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, संपूर्ण भारत की ज्ञान की परंपरा के बारे में, भारत की ऋषि परंपरा, उस समय के जो आचार्यगण थे, उस समय के जो समाज की विद्वत शक्ति थी, इनके एकत्रीकरण के माध्यम से जो कुछ भी नया शोध हुआ है और नयापन आया है, उन सबको हम आदान प्रदान भी कर सकें और एक दूसरे के साथ उस चिंतन मनन के माध्यम से फिर उसको आने वाली पीढ़ी को दे सकें। लखनऊ में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे की भी मंशा हमारी यही थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति इस बारे में, हमेशा इस बारे में आग्रही रही है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए अपने चारों ओर के रास्ते खोले रखो। कहीं से भी कोई अच्छी चीज आती है, अच्छी बातें आती है, तो उसके लिए सभी दरवाजे आपके खुले होने चाहिए। आप बंद मत करिए। जब भी आप बंद करेंगे तो वो आपके विकास की यात्रा को बाधित कर देगा, और विकास बाधित होगा, चिंतन मनन की परंपराएं बाधित होंगी, तो याद होगा कि वह नए संघर्ष को जन्म देगा। और नए संघर्ष को जन्म देने के बाद वह न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक ताकतें जब भी हावी हुई हैं, उसने मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा किया है। आज से 3,500 वर्ष पहले इसी लखनऊ के बगल में नेमिसारण्य में जो सबसे बड़ी गोष्ठी हुई थी, उसमें 88,000 विद्वानों ने ऋषि मुनि के रूप में भाग लिया था, और वह भारत की पौराणिक परंपरा में पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान धरोहर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। और आज यहां पर इस 3 दिवसीय जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के यह सेमिनार आज यहां पर आयोजित हो रहा है, यह उसी परंपरा में आज की आवश्यकता के अनुसार हमें किन विषयों को लेकर के कार्य करना है, फॉरेंसिक साइंस की आज की आवश्यकता क्या है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं,
इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुझे याद है जब हम आज यहां पर इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश इस बारे में उन्होंने कहा भी कि फॉरेंसिक की स्थिति हमारी क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी। मैंने कहा यहां पे बताओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला हो कितना पुराना है। तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है, यानी उतना पुराना अपराध हुआ है, उसको आज तक सजा नहीं हो पाई। सजा होने की कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारी जीरो टॉलरेंस ये केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज हैं, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर ली हैं, 6 निर्माणाधीन हैं। और यही नहीं, जिन जनपदों में 3 नए कानून लागू होने के बाद, बीएनएस लागू होने के बाद जुलाई 2024 से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब 7 वर्ष से ऊपर के हर एक अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है। तो इसके लिए केवल एक घोषणा तक सीमित न हो, बल्कि हर जनपद में पहले ही हम एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहले ही वहां दे चुके हैं, और आज हम 75 जनपदों के लिए 75 नई फॉरेंसिक यूनिट का यहां पे और भी यहां पे उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ये लैब्स भी हैं, हम मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी उनके यहां लैब के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जो घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्य कलेक्ट कर सके और अपराधी को सजा दिला सके। साइबर अपराध में भी यही होता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि।
2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है और ये वर्ष अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी है। तो इस वजह से तीनों संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। हमें इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा। वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे याद है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, महाकुंभ अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता। हम लोगों ने वहां पे बेहतर टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया। हर जनपद में भी हम लोगों ने इसका बेहतर उपयोग किया है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। समाज की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। अब उस समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुनकर के भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। उसको पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश का जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना यानी आपके सामने बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे ये लैंड थी और इस लैंड पर लखनऊ का एक भूमाफिया कब्जा कर लिया था। किसी को पता ही नहीं था। और तो मेरे पास उस समय के डीजीपी आए, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की लैंड पर एक भूमाफिया कब्जा कर लिया है और वहां काफी सत्ता के नजदीक रहा है। तो मैंने कहा फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे, उसकी पूरी फाइल थोड़ा मुझे उपलब्ध कराओ। पूरी फाइल आई, मैंने देखा, हमने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मामला चला, पुलिस के पक्ष में जब ऑर्डर हुआ तो हाईकोर्ट गया। हम लोगों ने उससे पहले एफआईआर लॉन्च किया था
और फिर कार्रवाई जब प्रारंभ हुई तो सामने उसने हथियार डाल दिए। उसने कहा साहब मैं पूरी लैंड को यूपी पुलिस को वापस करना चाहता हूं। हमने कहा ये तुम्हारी कृपा नहीं है, तुम्हें तो करना ही होगा देर से देर। और वह अंततः यूपी पुलिस के नाम पे आया। आज आप देख रहे होंगे इतना प्रतिष्ठित संस्थान ये बन चुका है। अब यहां पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इसको अभी एफिलिएट किया गया है। जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गांधीनगर में, वहां से एफिलिएटेड है और बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालय के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ ये इंस्टीट्यूट आज यहां पे संचालित है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अग्रसर है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहां पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई इन सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, बहुत जितना आसान टेक्नोलॉजी ने जीवन को बनाया है उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे सामने टेक्नोलॉजी ने दी भी है। हमें उस चुनौती के लिए और नकारात्मक ताकतों के द्वारा मानवता के सामने, एक सामान्य नागरिक के सामने, उस समाज की सज्जन शक्ति के सामने सुरक्षा के लिए और उनके अस्तित्व के लिए जो चुनौती खड़ी की जाती है, टेक्नोलॉजी से ही हमें उसका समाधान का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम उसको समय रहते अपनाएंगे तो हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर पा रहे हैं जिसके लिए ये सेवाएं प्रदान की गई हैं और भारतीय संविधान ने ताकत आपके हाथ में दी है। अगर हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। उसलिए कोसने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का श्रेय और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन जिया जाता है। और उस दृष्टि से यह इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और उन न्यू एज टेक्नोलॉजी और कोर्सेज के साथ जोड़ रही है, जो आज की आवश्यकता है और भविष्य की विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के इस 3 दिवसीय सेमिनार में मैं एक बार फिर से इस पूरे सेमिनार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन सभी तीनों क्षेत्रों में जो हमारी वर्तमान की चुनौती है, चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने अनुभव का लाभ देंगे और यहां के छात्रों को भी और इस फील्ड के विशेषज्ञों को भी अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आधी आबादी को